नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज की बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बड़ी खबर आ रही है, आरसीपी सिंह ने अब नई पार्टी का ऐलान कर दिया है और कहा कि आप सबकी आवाज से बदलेंगे बिहार की कल्पना। जी हां, जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ नेता आरसीपी सिंह ने अब नए दल का, नई पार्टी का गठन कर दिया है और इस पार्टी का नाम आप सबकी आवाज रखा गया है और पार्टी को शॉर्ट फॉर्म में आशा कहा जाएगा। पार्टी का झंडा हरा, पीला और नीला 3 रंगों का होगा। वहीं आरसीपी सिंह ने तो यह भी ऐलान कर दिया है कि 140 लोग तो अभी ही हमारी पार्टी से चुनाव लड़ने को तैयार हैं। हमारा संगठन प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर और राज्य स्तर तक होगा और हम मिस कॉल से ही लोगों को अपने संगठन से जोड़ेंगे। देखिए, आरसीपी सिंह की नई पार्टी आशा का फुल फॉर्म ए से आप, एस से सबकी और ए से आवाज, यानी कि आप सबकी आवाज रखा गया है। वहीं आरसीपी सिंह ने शिक्षकों के समर्थन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि क्या नीतीश कुमार सुबह 5 बजे कभी स्कूल गए हैं? अगर नहीं गए हैं तो फिर शिक्षकों को क्यों सुबह 5 बजे अटेंडेंस के लिए बुलाते हैं? हम इसमें बदलाव करेंगे। और शराबबंदी का भी बिहार में बुरा हाल हो गया है। नशे का कारोबार फल फूल रहा है। बिहार में शराब की होम डिलीवरी हो रही है, शराब से लोगों की मौत हो रही है, लेकिन सरकार बिल्कुल चुप है। इसलिए हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग करते हैं कि शराबबंदी को लेकर एक कमेटी बनाई जाए और शराबबंदी से भारी नुकसान हो रहा है। शराबबंदी लागू तो हुई है लेकिन सही तरीके से काम नहीं किया जा रहा है। जहां तक भी खामियां हैं, मीटिंग करके इसे दूर किया जाना चाहिए। इसके साथ ही आरसीपी सिंह ने बिहार सरकार पर रोजगार को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार को लोग बेरोजगार की मंडी समझते हैं, हम राज्य में रोजगार के अवसर लाएंगे। बिहार सरकार ने कर्मचारियों को दिया दिवाली गिफ्ट, 10,000 रुपए बढ़ाया गया मानदेय। जी हां, बिहार में जमीन का सर्वे करने वाले कर्मियों के मानदेय में 4 से लेकर 10,000 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। दिवाली के मौके पर राज्य सरकार ने इन कर्मियों को बड़ा तोहफा दिया है और इन्हें बढ़े हुए मानदेय का लाभ इसी साल 1 अगस्त से ही प्रभाव से मिलेगा। और इसके साथ ही सर्वे कार्य में मानदेय पर बहाल 6 पदों के कर्मियों के मानदेय में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। इस फैसले से करीब 14,000 कर्मियों को सीधा लाभ मिलेगा और ये नए और पुराने सभी कर्मियों पर लागू होगा। और सबसे अधिक बिहार सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के मानदेय में 10,000 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है और अब इसे 55,000 रुपए से बढ़ाकर 65,000 रुपए कर दिया गया है। और इसके अलावा राज्य सरकार ने संविदा पर काम कर रहे कनीय अभियंताओं यानी कि जूनियर इंजीनियर को, जेई को भी दिवाली का शानदार तोहफा दिया है। 5 वर्षों के बाद उनके मासिक मानदेय में भी भारी बढ़ोतरी कर दी गई है। अब उन्हें हर महीने 36,000 रुपए की जगह पर 60,000 रुपए मिलेंगे। इसका लाभ राज्य सरकार के सभी विभागों में काम करने वाले 1627 कनीय अभियंताओं को मिलेगा। और इससे पहले कनीय अभियंताओं का मासिक मानदेय 2019 में 36,000 रुपए निर्धारित किया गया था। और इधर इस जानकारी देते हुए संसदीय कार्य एवं जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया है कि कनीय अभियंताओं के मानदेय में 67% की वृद्धि का फैसला राज्य सरकार ने लिया है। 1 अक्टूबर से ही मानदेय वृद्धि का निर्णय प्रभावी होगा। बड़ी खबर है, चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने एक बड़ा गिफ्ट दे दिया है। पंचायती राज विभाग में 15,000 से भी ज्यादा पदों पर भर्तियां होने वाली है। आपको बता दें कि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव इस बार होने वाला है और उससे पहले ही नीतीश सरकार ने बड़ा गिफ्ट दे दिया है। बिहार सरकार ने अब पंचायती राज विभाग में 15,610 पदों पर जल्द ही भर्ती निकालने का ऐलान किया है और बताया गया है कि नियुक्ति से लेकर बहाली तक की प्रक्रिया 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले ही पूरी कर ली जाएगी। इधर पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने बताया है कि नवंबर से आवेदन की तारीख रखी गई है। जल्द ही आवेदन की तारीख की घोषणा कर दी जाएगी और जनरल लोगों के लिए 500 जबकि आरक्षित लोगों के लिए 250 रुपए आवेदन शुल्क होगा और अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। 15,610 पदों में 4,351 पद स्थायी नियुक्ति होगी जबकि 11,259 पदों पर संविदा के आधार पर बहाली होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के जवानों के साथ मनाई दिवाली। सैनिकों को अपने हाथों से मिठाई खिलाकर दी बधाई।
जी हाँ, पूरे देश में दीपावली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और लोग अपने अपने तरीके से दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसी बीच अब इस बात की बड़ी खबर आ रही है कि पीएम मोदी दिवाली का त्योहार मनाने के लिए देश की सुरक्षा में लगे जवानों के पास पहुंच गए। गुजरात के कच्छ में प्रधानमंत्री मोदी ने सैनिकों के साथ दिवाली का त्योहार मनाया। सीमा पर तैनात जवानों को पीएम मोदी ने खुद अपने हाथों से मिठाई खिलाई और दिवाली की शुभकामनाएं दी। बिहार से दूसरे शहरों में गए लोगों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में अब आना आसान हो गया है। 16 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों को रवाना किया गया है। जी हाँ, छठ के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए अब रेलवे के द्वारा पूर्व मध्य रेल क्षेत्राधिकार की में अब कई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है और इस कड़ी में और 16 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। ये ट्रेनें बेंगलुरु से बरौनी, सियालदह से दरभंगा, गोरखपुर से सियालदह, कोलकाता से पटना, टाटा से कटिहार और पूर्णिया से रांची सहित अन्य शहरों के लिए ट्रेनें चलेंगी। दिवाली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया आयुष्मान वय वंदन कार्ड। बिहार के 40 लाख बुजुर्गों को होगा फायदा। जी हां, बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के साथ ही पूरे देश में आयुष्मान वय वंदन कार्ड लॉन्च कर दिया है और इसके साथ ही अब 70 साल से अधिक उम्र के लोगों का भी अब आयुष्मान कार्ड बनना शुरू हो गया है और इन बुजुर्गों के लिए 5 लाख तक के लिए अब मुफ्त में इलाज की सुविधा दी जाएगी। इनको 5 लाख रुपए बिल्कुल फ्री में इलाज दिया जाएगा और इस योजना के शुरू हो जाने से अब देश की 6 करोड़ तो वहीं बिहार के 40 लाख बुजुर्गों को फायदा मिलने वाला है। बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। TRE 3 का अब रिजल्ट तैयार हो गया है और बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते ही रिजल्ट को जारी कर दिया जाएगा। BPSC की बैठक के बाद गुरु रहमान ने बड़ा बयान दिया है। जी हां, बिहार लोक सेवा आयोग में आयोग की परीक्षा की तैयारी करने वाले शिक्षकों के साथ आयोग के अध्यक्ष ने बैठक की और इसमें कई लोग भी शामिल हुए। आने वाली 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल की प्रक्रिया को अपनाए जाने को लेकर शिक्षकों के मन में जो भ्रांतियां थी, आयोग के अध्यक्ष ने उसे दूर किया और इसके साथ ही शिक्षकों को अध्यक्ष ने बच्चों के बीच भी इन बदलावों के प्रति जागरूक करने की अपील की। वहीं इधर TRE 3 को लेकर बड़ी खबर है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद TRE 3 का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और बैठक के बाद शिक्षाविद गुरु रहमान ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कई बिंदुओं पर आयोग के सामने बातों को रखा गया। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट के साथ साथ परीक्षा में डोमिसाइल को लागू करने की भी मांग की गई, लेकिन आयोग के अध्यक्ष ने बताया है कि यह नीतिगत मामला है, यह नीतिगत मसला है और इस पर निर्णय लेने का अधिकार सरकार को है। ऐसे में अब वह लोग इसको लेकर विभाग पर दबाव डालेंगे। तो आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि तीसरे चरण की शिक्षक बहाली का जो रिजल्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही जारी होगा और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कोई त्रुटि नहीं रह जाए। पप्पू यादव की पत्नी रंजित रंजन ने दिया बड़ा बयान। कहा, अपने पति से मेरा कोई संबंध नहीं, 2 साल से अलग रह रहे हैं। जी हां, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर चर्चे में आए सांसद पप्पू यादव को लेकर उनकी पत्नी रंजित रंजन ने बड़ा बयान दिया है। रंजित रंजन ने कहा कि 2 सालों से उनका पप्पू यादव से कोई संबंध नहीं है। अगर पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को लेकर कोई बयान दिया है तो उससे मेरा और मेरे बच्चों का कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को खुलेआम धमकी दे दी थी। पप्पू यादव ने कहा था कि अगर सरकार इजाजत दे तो 24 घंटे में लॉरेंस की औकात बता देंगे। यहां तक कि पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का गुंडा भी कहा था और अब देखिए पप्पू यादव कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उन्हें धमकी दी है। तो पप्पू यादव केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अपनी सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग किए हैं। और देखिए लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े इस मामले पर देखिए अब पप्पू यादव की पत्नी रंजित रंजन, कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजित रंजन ने कहा है कि पप्पू यादव और मेरी विचारधारा अलग है, हम दोनों के बीच काफी मतभेद है। पिछले 2 सालों से मैं और मेरे बच्चे पप्पू यादव के साथ नहीं रह रहे हैं। अगर पप्पू यादव ने कोई बयान दिया है या फिर उनसे संबंधित कोई और मामला है तो उससे मेरा और मेरे बच्चों का कोई लेना देना नहीं है। 18 नवंबर को बिहार के दरभंगा पहुंचेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 1000 करोड़ के लोन का होगा वितरण।
जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 18 नवंबर को दरभंगा आने वाली हैं। 1000 करोड़ के लोन का यहां पर वितरण होगा। 1000 करोड़ लोन लोगों को बीच में बांटा जाएगा और इससे गरीबों के साथ महिलाओं को भी फायदा होगा। लोन लेने के इच्छुक लोग को ऑन द स्पॉट लोन वितरण किया जाएगा और केंद्र सरकार क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम चला रही है। इसके तहत ही केंद्र मंत्री और अधिकारी राज्य सरकार के सहयोग से देश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोन का वितरण कर रहे हैं, लोगों को लोन दे रहे हैं। और इसी कड़ी में अगला क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम दरभंगा में 18 और 19 नवंबर को आयोजित किया जाएगा, जहां पर लोगों को लोन दिया जाएगा। केवाईसी का अपडेट नहीं होना किसानों को पड़ गया भारी। बिहार के 3 लाख किसानों के खाते में नहीं आए पैसे। जी हां, देखिए, बिहार के 3,08,017 किसानों को पीएम सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल पाया क्योंकि केवाईसी के कारण इनको पैसा नहीं मिला है। इसे प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत साल में 6,000 रुपए इन किसानों के खाते में नहीं आ पाए और सबसे अधिक पूर्वी चंपारण, सारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, पटना, सिवान और अररिया जिले में किसानों के बैंक खाते का केवाईसी अभी भी नहीं हो पाया है, लंबित पड़ा हुआ है और इसे लेकर कृषि विभाग ने चिंता जाहिर की है। इसलिए अब हर गांव की एक लिस्ट जारी की जाएगी और किसानों के बैंक खाते का केवाईसी कराने का आदेश जारी किया गया है। आईआरसीटीसी ने आज से लागू कर दिया नया नियम। अब रेलवे का नया नियम आज से लागू हो गया है। कंफर्म टिकट पाने के लिए आपको और एक काम करना होगा। देखिए, इंडियन रेलवे ने हाल ही में ट्रेनों के टिकट बुक करने के नियमों में बदलाव किया है और ये जो बदलाव है वो 1 नवंबर यानी कि आज से लागू होने वाला है और इससे अब यात्री अब किसी भी ट्रेन में 60 दिन पहले का रिजर्वेशन कर पाएंगे। आपको बता दें कि पहले यात्री 120 दिन पहले ही अपने भविष्य की यात्रा के अनुसार टिकट बुक कर लेते थे, लेकिन अब वो 60 दिन पहले का ही रिजर्वेशन कर पाएंगे। वहीं आपको बता दें कि इंडियन रेलवे का ये बदलाव आज से सभी ट्रेनों और श्रेणियों के टिकट रिजर्वेशन पर लागू होगा। हालांकि यह बदलाव का असर पहले से बुक किए गए ट्रेन टिकट पर लागू नहीं होगा। इसलिए अगर आप भविष्य में यात्रा की योजना बना रहे हैं तो आपको टिकट बुकिंग करने के लिए सतर्क रहना होगा, नहीं तो आपके लिए कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो सकता है। एडवांस टिकट बुकिंग का समय सिर्फ 60 दिन होने के कारण यात्रियों को अब टिकट रिजर्वेशन के लिए जल्दीबाजी करनी होगी। यात्री अपने भविष्य की यात्रा योजना के अनुसार आईआरसीटी ऐप या फिर वेबसाइट पर या फिर खुद टिकट बुक कर सकते हैं। आप रेलवे स्टेशन पर रिजर्वेशन काउंटर पर भी जाकर संबंध रूट की ट्रेन का टिकट ले सकते हैं। बिहार में पटना में दिवाली के दिन टल गया बड़ा हादसा। अचानक टैंकर से लीक होने लगा सीएनजी गैस। इलाके के लोगों में मच गया हड़कंप। जी हां, देखिए, बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है। अफरा तफरी मच गई जब एक सीएनजी टैंकर से अचानक गैस लीक होने लगा। गैस लीक होने के बाद इलाके के लोगों में हड़कंप मच गया और गैस की बदबू से लोग परेशान हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और गेल इंडिया के कर्मियों ने लीक हो रहे गैस को फिर बंद किया। जानकारी के मुताबिक सीएनजी भरा टैंकर पटना के नौबतपुर से बाईपास की तरफ जा रहा था। इसी दौरान वाल्मीकि के पास अचानक टैंकर से गैस लीक होने लगा। गैस लीक होने की जानकारी जैसे ही ड्राइवर को हुई, उसने टैंकर को सड़क किनारे खड़ा कर दिया और गैस लगातार टैंकर से लीक हो रही थी, जिसके कारण आसपास के लोगों ने तेज गंध को महसूस किया। बिहार में गैस सिलेंडर लीक हो जाने के कारण घर में लगी आग, मां बेटे की जलकर हुई मौत। जी हां, देखिए, यह बड़ी खबर बिहार के कैमूर जिले से आ रही है, जहां पर दीपावली के मौके पर मां बेटे की जिंदा जलकर मौत हो जाने के कारण एक घर में मातम छा गया। खुशियां मातम में बदल गई। घटना दुर्गावती थाना इलाके के बहेरा गांव की है, जहां कल सुबह करीब 8 बजे रसोई गैस सिलेंडर लीक हो जाने के कारण यह घटना घटी और सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। और वहीं मृतकों की पहचान 30 वर्षीय किरण देवी और उसके 10 साल के बेटे गोलू कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतका का जो पति है वो हरियाणा में रहकर मजदूरी करता है। ऑनलाइन शॉपिंग ऐप के कलेक्शन सेंटर से गन पॉइंट पर बड़ी लूट। 2 मिनट 11 सेकंड में वारदात को दिया अंजाम।
जी हाँ, ये बड़ी खबर रोहतास से है। बिहार के रोहतास में बेखौफ अपराधियों ने लूट की इस बड़ी घटना को अंजाम दिया है। डेहरी इलाके में एन दीपावली के मौके पर बाइक सवार 6 से 7 अपराधियों ने तांडव मचाया है। हथियार से लैस अपराधियों ने ऑनलाइन शॉपिंग ऐप के कलेक्शन सेंटर में घुसकर गन पॉइंट पर लूट की है। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी हवा में पिस्टल लहराते हुए फरार हो गए। मामला जखी के वार्ड नंबर 25 का है। और इधर लूट की वारदात के बाद अब डर के मारे दहशत में लोगों ने अपने घर के दरवाजे को भी बंद कर लिए हैं। और ऐसे में एन दीपावली के मौके पर इस बड़ी लूट की घटना ने पुलिस की टेंशन बढ़ा दी है। बिहार के साथ ही पूरे देश के लोगों के लिए बड़ी खबर है। पीएम मोदी ने आखिरकार नीतीश कुमार की बात मान ली है। जनगणना के लिए लॉन्च हुआ CRS ऐप। जी हाँ, देश में बहुत ही जल्दी जनगणना होने जा रही है और इससे पहले अब इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने घर बैठे ही डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, जिसके बाद अब घर बैठे ही लोग डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट पा सकेंगे। और इस ऐप का नाम CRS ऐप रखा गया है। इस ऐप के लॉन्च होने के दौरान अमित शाह ने कहा है कि यह एप्लीकेशन नागरिकों को किसी भी समय किसी भी स्थान से उनके राज्य की आधिकारिक भाषा में पंजीकरण करने की अनुमति देती है। वहीं इस ऐप के लॉन्चिंग के साथ ही राजनीतिक गलियारे में इस बात की भी चर्चा हो गई है कि आखिरकार पीएम मोदी ने एनडीए के सहयोगी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात मान ली है, क्योंकि पिछले कई साल से सीएम नीतीश कुमार देश के अंदर जनगणना कराई जाने की मांग कर रहे थे, लेकिन किसी न किसी तरह से उनकी यह मांग पूरी नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब ऐप लॉन्चिंग के साथ ही कहीं न कहीं उनकी ये मांग पूरी होती नजर आ रही है। मुकेश सहनी ने डबल इंजन सरकार को दी अपराध कम करने के लिए नसीहत। कहा कि अपराध कम करने के मामले में योगी सरकार से सीख लें नीतीश। जी हाँ, दरअसल विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। उन्होंने वहां पर नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला और मुकेश सहनी हथौड़ी थाना क्षेत्र के डिहजीवर गांव भी गए, जहां पर उन्होंने जहरीली शराब से हुई मौत के शिकार श्याम सहनी, मुकेश सहनी और इलाजरत विरोधी सहनी के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने पीड़ित परिवारों को सांत्वना दी और आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया। मुजफ्फरपुर में उन्होंने बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, लोग जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं, पुलिस प्रशासन और सरकार आंख मूंदे हुए हैं और बिहार में पटना के बाद सबसे अधिक आपराधिक घटनाएं मुजफ्फरपुर में ही हो रही है। यहाँ के एसपी शराब बेचवा रहे हैं और थाना पुलिस से हफ्ता वसूलवा रहे हैं। मुकेश सहनी ने कहा कि ये वही नीतीश कुमार हैं जो रेल दुर्घटना पर इस्तीफा दे देते थे, लेकिन आज वे आपराधिक घटनाओं के बढ़ने के बावजूद भी इस पर ध्यान नहीं देकर चुनाव में 225 सीट जीतने की रणनीति बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर वे इतना ही अच्छा काम कर रहे हैं तो अकेले चुनाव लड़कर देख लें, पता चल जाएगा। दिवाली के जश्न के बीच पटना में खिलौना दुकान में लगी भीषण आग। आगलगी में 10 लाख से अधिक की संपत्ति हुई स्वाहा। जी हां, देखिए बड़ी खबर पटना से है। दिवाली के जश्न के बीच पटना में एक खिलौना दुकान में भीषण आग लग गई। दुकान में आग लगने के बाद इलाके में लोगों में अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और आगलगी में 10 लाख से भी अधिक की संपत्ति जलकर राख हो गई है। दरअसल पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के हरि मंदिर के मार्केट में स्थित खिलौना की दुकान में भीषण आग लग गई। स्थानीय लोगों ने अपने स्तर से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें तेज होने की वजह से आग बढ़ती ही चली गई और घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम फिर वहां पहुंची और आग पर काबू पाया गया। इस आगलगी में पूरी दुकान जलकर राख हो गई है और शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। बिहार में पुलिस बस का ब्रेक हुआ फेल, बाजार में कई गाड़ियों को मारती गई टक्कर। जी हां, बिहार के भागलपुर से एक सनसनीखेज खबर निकल के सामने आ रही है। यहां पुलिस की बस का ब्रेक फेल हो गया और जिससे बीच बाजार में ही अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद कई गाड़ियों को अनियंत्रित बस टक्कर मारती गई और ब्रेक फेल हो जाने के कारण इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप का माहौल कायम हो गया। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक भागलपुर में पुलिस की एक बस का ब्रेक अचानक फेल हो गया था, जिससे कहलगांव के हटिया रोड में यह घटना घटी है। कहा जा रहा है कि बस बैक जाने लगी थी और जिसके कारण बस के पीछे खड़ी एक बाइक और 3 ऑटो बस की टक्कर से क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं एक टोटो रिक्शा भी पलट गया।